गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विजय कुमार चौहान। स्वागत है आपका। आज हम करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां, और साथ ही इसी वीडियो में हम ये जो फॉर्मूला हमने पहले छोड़ दिया था R/2F का, उस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्राइव उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब की स्थिति में लिख दी है, स्थिति 1 बना रहा हूँ, और ये वाला डेरिवेशन बाद में करेंगे इसके जस्ट बाद। अब इससे पहले कि जो अवतल दर्पण की स्थिति है वो मैंने वीडियो नंबर 30 में करवा दी है, तो आप वीडियो नंबर नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए, आपको वो सभी की सब स्थितियां वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन संभव हो सकती है। अब देखो, ये एक कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल, जो बाहर की ओर मुड़ा होता है। अब उत्तल दर्पण है तो इसका केंद्र, अब देखो ये गोला मान सकते हैं इसको, और आपको अगर समझ में नहीं आता तो गोला बना लो। ये मैंने गोला बना दिया। अब ये गोला है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस गोले का केंद्र होगा वो कहाँ पे होगा? अंदर होगा, तो ये केंद्र हो जाएगा। और फोकस बिंदु मुझे पता है, ये फोकस बिंदु, ठीक है। ऐसा आपको बना लेना है, वो तो आपको अंदाजे के लिए बताया था, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात लौट जाती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से, या फोकस से गुजरती है प्रतीत होती है, और फोकस से बनता है उसका प्रतिबिंब, तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिंदु फोकस पे जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? स्थिति लिख रहा हूँ। कौन कौन सी कंडीशन लिखूंगा? देखो, सबसे पहले लिखेंगे एफ पर, एफ यानी फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। अब बताएंगे आकार में कैसा है बिंदु। देखो फोकस में बन रहा है, आकार में कैसा है? बहुत छोटा, तो इसको बोल सकते हैं बिंदुवत। बिंदुवत ये हो गया दो। और तीसरी कंडीशन लिखते हैं, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आभासी बनेगा प्रतिबिंब, आभासी व सीधा। ये इसका एक का वर्क हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, दूसरा वाला और मेरा बनाएंगे, तो ये मैं बना देता हूं। देखो, ये इसका सेंटर बिंदु मान लेते हैं, ये एफ है। अब क्या करेंगे? अब क्या वस्तु को यहाँ पे रख देंगे कहीं पे, तो सपोज करते हैं मैं वस्तु को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी रख सकते हो आप, ये भी एक वस्तु है। अब वस्तु को क्या किया? अनंत और पहले तो रखा था। ये कंडीशन है जब वस्तु अनंत पढ़ो, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। और दूसरा क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत है, किसके बीच में? ध्रुव तो है यहाँ पे, अनंत व ध्रुव के मध्य हो, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करते हैं। तो ये प्रकाश इसके टॉप से आएगा, परावर्तन पश्चात ऊपर लौट जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इस कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजरती है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा उसको डिसाइड करने के लिए, सॉरी ये ओ नहीं है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, ये ओ नहीं आएगा, वो ध्रुव आएगा। अब कहाँ से गुजरेगा इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं? याद है, वस्तु जहाँ पे वस्तु रखी होती है उस वस्तु के शीर्ष से सी से गुजारते थे अवतल दर्पण में, इसमें भी सी से गुजारेंगे, तो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी। ठीक है, और जहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां पे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। ये यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे गुजारा समझ गए ना, जैसे अवतल वाले में क्या था वैसा काम किया। सी से गुजारना है पर कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में एफ से गुजारना है, गुजार दिया। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बना? देखो, बोलेंगे ओ ध्रुव, ओ व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ओ एफ, ओ क्या है? ध्रुव, एफ क्या है? फोकस के मध्य, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आकार कैसा है? बड़ा है छोटा है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, छोटा बन रहा है, बड़ा छोटा, तो इसको लिखेंगे आकार में छोटा, आकार में छोटा, ये हो गया। और अब किस के और दर्पण के पीछे बनना है तो कैसा होगा? दर्पण के पीछे है तो आभासी, और जो आभासी होता है वो कैसा होता है? सीधा। बस फ्रेंड्स, ये हो गई दोनों कंडीशन। अब चाहे वस्तु को यहाँ पे रखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें दो स्थितियां संभव है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें कॉनकेव मिरर की, तो उसमें 6 कंडीशन होती है, जो मैंने वीडियो नंबर 30 में करवा दिया है। अब फ्रेंड्स करते हैं R/2F में रिलेशन। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या निकाल रहा हूँ? वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, फोकस दूरी स्मॉल f के मध्य संबंध। अब ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन सहित करेंगे। तो क्या करते हैं? सिर्फ क्या करना है वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ। मुझे प्रूफ करना है R = 2F, ये मुझे लेकर के आना है। ठीक है, अब इसको लाने के लिए मैं जो भी काम करूंगा इसी के लिए काम करूंगा। तो इसको करने के लिए करते क्या है? सबसे पहले देखिए, मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया। ये कंडीशन हमेशा अवतल के लिए प्रूफ करेंगे, तो अवतल दर्पण मैंने बना दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अवतल दर्पण के अंदर CF लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें, आपको अच्छे से पता है, पहली कंडीशन अवतल दर्पण की कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजर दी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब देखो
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सी है, सी क्या है, वक्रता केंद्र, और ये पूरा क्या है, दर्पण है। अब हम जानते हैं कि दर्पण से अगर इस वक्रता, इस सी से इस पे एक लाइन खींचे तो अभिलंब का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि आपतित किरण है और परावर्तित हो रही है। तो हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था, ऐसे किसी पृष्ठ से परावर्तित होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अभिलंबित होता है, तभी तो आई और आर बराबर अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो? मतलब आई और आर कब बनते हैं, जब बीच में अभिलंब का कार्य करता है। ये क्या है, अभिलंब। तो इस कंडीशन में आपतित परावर्तित हो रही है तो इनके बीच में एक रेखा खींचेगी, ये रेखा अभिलंब का कार्य करेगी। इसको नाम देखो, इस पृष्ठ को नाम ले देता हूं मैं, इसको ले देता हूं मैं ए और बी। अब देखिए आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये जो ए है वो यहाँ पे एक जो सॉरी सी ए जो चल रहा है, सी ए वो क्या कर रहा है, एक अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो अभिलंब है तो ये आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण आई और ये इसके बीच बना कोण आर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बराबर, अभी बराबर होगा या नहीं होगा तो देख लेंगे। अब दूसरी कंडीशन में ये वाला जो कोण है, इसको फ्रेंड्स मैं मन से मान लेता हूँ कि ये एक अल्फा कोण है, मन से मान लिया अल्फा। आप चाहो तो बीटा मान सकते हो, आप चाहो तो सी मान सकते हो, कोई गलत नहीं होगा आपका। अब हम क्या करते हैं, ये अभिलंब कार्य हो गया। चित्र के बारे में 2-3 लाइनें बतानी है कि भाई उपरोक्त चित्र में एक अनंत से अनेक प्रकाश किरणें क्या हो रही है, मतलब कि उसका एक अवतल दर्पण से परावर्तन हो रहा है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई। प्रतिबिंब किससे बताना चाहो बता देना। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, बिंदु बन रहा है, फोकस से बन रहा है और आकार में वास्तविक और उल्टा है। अब देखो, और सी जो सी ए चल रहा है, सी ए यहाँ पे एक अभिलंब का कार्य कर रहा है। अब क्या करते हैं, अब इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है यहाँ से। अब क्या करेंगे, आता है परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आप परावर्तन का कौन सा नियम, द्वितीय नियम से। परावर्तन द्वितीय नियम क्या कहता है, जो आपतन कोण है बराबर है किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन बराबर कर दिया। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन का नंबर देते हैं 1। पुनः देखना, पुनः देखो इसका कोई नाम नहीं है तो मैं इसको दे देता हूँ डी, ऐसे मन से दे रहा हूँ डी, आप कुछ नहीं दे सकते हो। ये डी ए चल रहा है। अब देखो ध्यान से देखें तो उपरोक्त पुनः देखो, चित्र से देखो तो डी ए समांतर किसके, क्योंकि समांतर चलती है, हम पढ़ चुके सी हो गए, डी ए समांतर सी हो गए। देखो ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल है, समांतर है, और रेखा समांतर होती है, समांतर लिख दी। और दो समांतर रेखा को एक तिरक रेखा काट दे ऐसे, तो याद है ये समांतर रेखा है, ऐसे तिरक रेखा काटती है, तो उनके बीच अगर जेड की शेप बन जाती है, ऐसे जेड की आकृति, तो ये वाला कोण बराबर होते हैं, और ये कोण कहलाते हैं कौन से कोण, एकांतर कोण। तो देखो एकांतर कोण कौन कौन से होंगे बताओ, तो कोण आई बराबर कोण अल्फा, कौन सा, ये वाला अल्फा, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे छोड़ दो। अब ये एकांतर कोण आ गया, समीकरण देते हैं 2। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से कोण आई एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी बराबर होंगे, तो कोण आई इक्वल टू कोण अल्फा। अब कोण आर इक्वल टू कोण अल्फा, इसका मतलब क्या है कि कोण आर ये रहा, कोण अल्फा ये रहा, ज्यादा त्रिभुज। अब आपको यहाँ बताऊंगा एक प्रमेय क्या कहती है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कैसे, किसी ये त्रिभुज ले लो, इसमें अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि ये दोनों भुजाएं कैसे होगी, बराबर होगी। तो दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हो, लिख देता हूं मैं, यदि लगा कि आप डायरेक्ट लिख देना, चूंकि समान, डायरेक्ट लिख देना, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा, चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर है तो कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं कोण आर, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, सी एफ, कौन सी चल रही है, सी एफ, ये लिख देते हैं इसको, हाँ सी एफ लिख देते हैं, ये सी एफ मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब और अल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है वो लिखो, ये चल रहा है अपने पास, ये एफ ए चल रहा है तो एफ ए लिख देंगे, ये एफ ए। कौन सी वाली भुजा, आर के सामने वाली ये, इस अल्फा के सामने वाली ये वाली लिख दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब लिखेंगे यदि ये जो दर्पण दिख रहा है आपको, यदि दर्पण का द्वारक जानते हो ना, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको बोलते हैं द्वारक। ये पूरा द्वारक इसका, ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत
छोटा हो तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ए और ओ अत्यंत पास पास होंगे। क्यों? दर्पण का द्वारक छोटा है और वास्तविकता में दर्पण छोटा सा होता है मजाक, और छोटा करेंगे तो ये उसका आधा भाग ले रहे हैं तो वो छोटा हो गया। तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो तब क्या होगा? वो तो ए, इधर लिख देता हूं, ए व, ठीक है, तो ए व ओ अत्यंत पास पास होंगे। अत्यंत रहने दें, आप तो डायरेक्ट लिख दो, पास पास होंगे। ठीक है, पास पास होंगे तो पास पास कर दो। पास पास होंगे इसका मतलब इस कंडीशन में एफ ए का मान किसका बराबर हो जाएगा? एफ ओ के बीच में होंगे तब। और देखिए तब इस कंडीशन में क्या होगा? जो ये वाली दूरी है एफ ए, ये किसके बराबर हो जाएगी? एफ ओ के। तब एफ ए बराबर हो जाएगी एफ ओ के। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आ गया। अब देखो समीकरण नंबर देते हैं 4। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखो एफ ए किसके बराबर है? समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखेंगे तो एफ ए बराबर है तो मतलब सी एफ बराबर है किसके? एफ ओ के। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण देते हैं 5। यहाँ तक आ गया। अब चित्र पे आते हैं। अब चित्र में देखो मुझे आर और एफ चाहिए, इसमें आर और एफ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो बनाते हैं। देखो फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल एफ कहलाती है फोकस दूरी, और केंद्र से कहलाती है कैपिटल आर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्रुव तक की दूरी है, ये हो जाएगी। अब चित्र पे आते हैं। चित्र से सीओ लिख दो, सीओ लिख देते हैं। ये सीओ का मान, ये सीओ किसके बराबर है? कैपिटल आर। और जो दूरियां दर्पण के सामने आती है कैसे होती है? ऋणात्मक स्मॉल मतलब माइनस का आर। सेकंड वाली एफ ओ लिख रहा हूँ, एफ ओ लिखेंगे। एफ ओ का मान किसके बराबर है? माइनस के एफ के। ये चल रहा है। अब आते हैं, देखो आता है, देखो जो सीओ का मान है, सॉरी सी एफ नहीं, सीओ इक्वल टू, इस सीओ को क्या लिख सकता हूँ? सी एफ प्लस एफ ओ। बिल्कुल दो भाग में तोड़ के लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा सी एफ, ये लिख देता हूँ मैं, सी एफ प्लस ये चल रहा है एफ ओ चल रहा है। अब देखो समीकरण 5 से सी एफ का मान क्या है? एफ ओ, क्योंकि मुझे एफ ओ का मान पता है तो मैं एफ ओ का मान यहाँ पे रख दूंगा, सी एफ का मान नहीं रखेंगे। क्या लिखेंगे देखना, लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से सी एफ का मान एफ ओ बराबर हो जाएगा। तो सी ओ बराबर एफ ओ प्लस एफ ओ, और एफ सी ओ बराबर 2 एफ ओ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गया आपको। अब देखो क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ से जो समीकरण इसको देते हैं 6, समीकरण 6 से मान रखने पर लिखेंगे तो सीओ का मान कितना? माइनस का आर, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का, यहाँ पे प्लस के लिख देता है, माइनस का एफ चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, लास्ट में आंसर लिख देना है बस सबको। वो लिखेंगे क्या, इधर लिख देते हैं आंसर। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा आर बराबर 2f। या तो ये कंडीशन है, या एफ का मान लिखो तो एफ बराबर लिख देंगे आर अपॉन 2। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर। और हम आपसे पूछेगा तो ये बोलेगा कि भाई क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि भाई सिद्ध करेगी किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या डबल होती है, या फिर ऐसे बोल देगा दोगुनी होती है ऐसे बोलेगा, या फिर बोलेगा सिद्ध करेगी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की जस्ट आधी होती है। ये होता है हमारा फ्रेंड्स आंसर। देखिए आर बराबर 2f, और ये हमें प्रूफ करना था फ्रेंड्स। ये होगा हमारे यहाँ पे